Hello everyone, it's your economics class and today we will discuss rest part of chapter 7 production function. Earlier we have discussed about production function, what is production function and what is production. We have already discussed about time period. Okay, now today we will discuss concept of TP, it means total product, MP marginal product and AP average product. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टोटल प्रोडक्ट. टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट? इट रेफर्स टू आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन प्रोडक्शन. हमने लास्ट उसमें बात की थी कि हम कुछ फिक्स फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ वेरिएबल फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों को मिला करके कोई भी प्रोडक्शन करते हैं. सपोज हमने फिक्स फैक्टर लैंड लिया है जो कि चेंज नहीं होगा, लैंड सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और हमने वेरिएबल फैक्टर लिया है लेबर. ठीक है, तो लैंड को तो हमने चेंज ही नहीं किया है, हमने लेबर को चेंज किया है. पहले एक लेबर लगाया, फिर दूसरा लेबर लगाया, फिर तीसरा लेबर लगाया, फिर चौथा लगाया. इस तरीके से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से इंक्रीज करते गए. तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि वो जितने लेबर हमने लगाए तो वहाँ तक कितना सामान बना है. मान लो हमने एक लेबर लगाया, एक लेबर ने कितना प्रोड्यूस किया. जब हमने एक और बढ़ा दिया, दो लेबर लगाए तो कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ. तीसरा और बढ़ाया तो कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ. तो दैट इज टोटल प्रोडक्ट. अब फॉर एग्जांपल हमने 5 यूनिट्स लेबर लगाया, 1 2 3 4 5. 1 जब लगाया था, जब हमने फर्स्ट लेबर लगाया था हमारा प्रोडक्शन 8 हुआ था. सेकंड लेबर से 10 हो गया प्रोडक्शन, थर्ड लेबर से 13, फोर्थ लेबर से 11 एंड फिफ्थ लेबर से 10. तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन हुआ, मतलब फर्स्ट लेबर ने 8 बनाया, 8 क्वांटिटी बनाई, सेकंड ने 10 क्वांटिटी बनाई, थर्ड लेबर ने 13 क्वांटिटी बनाई, फोर्थ लेबर ने 11 और फिफ्थ लेबर ने 10 क्वांटिटी बनाई. तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन हुआ 5 यूनिट्स का, वो कितना हुआ? 8 + 10 + 13 + 11 + 10. ये हमारा, इनको ऐड करके हमारा टोटल प्रोडक्ट आ गया. तो जहाँ पर 5 लिखा जाएगा, लेबर जहाँ पर 5 होगा उसके वहाँ पर टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? 52. क्लियर? अब हमें इसमें नोट करना है कि लेबर जो यहाँ पे लिया है, ये इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते लेबर की. हम 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ही लेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि आपका ये कैसा है, ये एक तरीके से वेरिएबल फैक्टर है, इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती. मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो आपका लेबर का, या मार्जिनल प्रोडक्ट इज अंडर डिफाइंड एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ लेबर. तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन लेबर की नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकती. अब अगर हम इसमें बात करें, लेबर आपको दे रखा है 1 0 1 2 3 4, तो देन आप ये देख सकते हैं लेबर नहीं थी तो टोटल प्रोडक्शन भी नहीं था. मैंने बताया था जब जब वेरिएबल फैक्टर इस्तेमाल किए जाएंगे तभी तभी प्रोडक्शन होगा. वेरिएबल फैक्टर इस्तेमाल नहीं किए, टोटल प्रोडक्शन कुछ भी नहीं हुआ. 1 जब लेबर लगाया तब टोटल प्रोडक्शन हमारा 12 था. नेक्स्ट हमारा है एवरेज प्रोडक्ट. एवरेज प्रोडक्ट की हम बात करें, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट था, जैसे 1 यूनिट लेबर में हमने 8 यूनिट प्रोड्यूस किया था, 2 लेबर यूनिट में हमने 16 यूनिट प्रोड्यूस किया था. तो ये एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है कि पर यूनिट हमने कितना प्रोड्यूस किया है. हर एक स्टेज पे हम पर यूनिट निकालते हैं. इट मीन्स कि एक यूनिट इनपुट ने हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना किया है, तो वो होता है आपका एवरेज प्रोडक्ट. और इसको हम कैसे निकालते हैं? इसको हम टोटल प्रोडक्ट, जो टोटल प्रोडक्ट की यूनिट होती है, टोटल प्रोडक्ट जो होता है टीपी जो होता है, उसको यूनिट से डिवाइड करके निकालते हैं. एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर इनपुट. कि टोटल प्रोडक्ट को यूनिट से डिवाइड करके हम क्या निकालते हैं? एवरेज प्रोडक्ट. अभी हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे. क्या होता है? इट इज एवरेज और एडिशनल आउटपुट. ये क्या होता है कि जैसे मान लो हमने कि ये होता है एडिशनल, हमने कितना प्रोड्यूस किया है. अगर हमने एक और लेबर बढ़ाया है तो उस लेबर से हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना इंक्रीज हुआ है. तो तीसरा लेबर लगाया है तो उससे मेरा टोटल प्रोडक्ट कितना इंक्रीज हुआ है. तो जो एडिशनल इंक्रीज हो रहा है, जो गैप हो रहा है, तो दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट. इसको हम कैसे निकालते हैं बेटा? इसको हम निकालते हैं चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट. या फिर हम इसको सिंपल तरीके से कैसे निकालते हैं? TPN - TPN - 1. क्लियर? कैसे निकालते हैं? TPN - TPN - 1. लेट मी राइट हियर. TPN -
TPN-1 क्या निकलेगा इससे, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, अब ये TPN और TPN-1 क्या है, सपोज आपका यूनिट 1, 2, 3 है, यहाँ पर आपका 10, 20 और यहाँ पे था आपका 35। सपोज हमने इसको क्या माना है, इसको माना हमने TPN, क्या माना है TPN, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, इससे ऊपर वाला 10 वाला क्या हो जाएगा TPN-1। आप देख सकते हैं अगर सपोज हमारा n 2 है तो n-1 क्या होगा 1, तो TPN क्या हो गया ऊपर वाला और TPN+1 क्या होता है नीचे वाला, तो हमें क्या चाहिए TPN-1 मतलब क्या करना है, हमें नीचे से ऊपर वाले डिजिट को माइनस करना है। सपोज अगर हम इसको ले लेंगे TPN 35 को हमने TPN ले लिया तो ये क्या हो जाएगा TPN-1, तब ये ऊपर वाला हो जाएगा, ये इससे ऊपर वाला TPN-1 हो जाएगा 20। क्लियर, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, TPN-1, इट मीन्स नीचे से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं, 20 में से 10 को माइनस कर लेंगे, 35 में से 20 को माइनस कर लेंगे, तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। इट मीन्स कि जब हमने 1 से 2 लेवल पे बढ़ाए तो हमारा प्रोडक्शन कितना बढ़ा, 2 से 3 पे गए तो हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना बढ़ा। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा आता है मार्जिनल प्रोडक्ट, हमें समझ आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं टोटल प्रोडक्ट निकालने का एक और तरीका है। टोटल प्रोडक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, सारी मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड करके, समीशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, जितनी भी मार्जिनल वैल्यूज हमारी निकलेंगी उनको ऐड करके हम टोटल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इसका कर्व देखते हैं कैसा बनता है। टोटल प्रोडक्शन का कर्व ऐसे जाता है, इंक्रीज होता है पहले इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, देन कांस्टेंट, और जैसे फिर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व और एवरेज प्रोडक्ट, इसको हम किसकी हेल्प से बनाएंगे, इसको हम एक डायग्राम और एक टेबल की हेल्प से बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि AP और MP कैसे निकालते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से क्या निकालते हैं। आपको सपोज लेबर 0 थी तो टोटल प्रोडक्ट भी 0 होगा और एवरेज प्रोडक्ट भी 0 होगा। सपोज हमारा जो लेबर लगाई हमने 1 तो हमारा टोटल प्रोडक्ट हुआ 12, तो एवरेज प्रोडक्ट कैसे होगा, एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आपका एवरेज प्रोडक्ट का कॉलम है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम अपना एवरेज प्रोडक्ट का लिख लेते हैं। क्लियर, ये एवरेज प्रोडक्ट होता है TP डिवाइडेड बाय यूनिट्स, यूनिट्स किसकी, वेरिएबल फैक्टर की, लेबर क्या है वेरिएबल फैक्टर। क्लियर, MP क्या होगा TPN-1, ये होगा हमारा TPN-1, ये TP डिवाइडेड बाय यूनिट। क्लियर, चलिए अब देखते हैं कैसे निकालना है। अब हमारा सपोज 1 पे 12 हमारा टोटल प्रोडक्ट था, ये हमारा क्या है, ये हम पहले एवरेज प्रोडक्ट निकालेंगे। एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 2 कैसे निकालेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 1। क्लियर, 12 डिवाइडेड बाय 1, इट मीन्स ये हमारा क्या है TP डिवाइडेड बाय यूनिट्स। TP को यूनिट से डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज प्रोडक्ट, तो 12 डिवाइडेड बाय 1 12 आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट हमारा है 26 डिवाइडेड बाय 2 13, 42 डिवाइडेड बाय 3 14। क्लियर, तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट इस तरीके से डिवाइड करके निकलेगा, 52 डिवाइडेड बाय 4 13। और हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने क्या कहा था, नीचे से ऊपर वाले को माइनस करना है। नीचे 12 है, ऊपर क्या है 0, तो 12 में से 0 गया 12, 26 में से 12 को माइनस करना है तो क्या आ जाएगा 14, 42 में से 26 को माइनस करेंगे 16। इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा सपोज ये TPN है, ये TPN-1। हम मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए TPN-1, तो TPN वाला ये है और n-1 ऊपर वाला हो जाएगा, तो n में से n-1 वाले को माइनस कर देते हैं। इट मीन्स हमने 42 में से 26 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, मार्जिनल प्रोडक्ट आ गया। क्लियर, क्या आ गया, मार्जिनल प्रोडक्ट। कोई डाउट? ओके स्टूडेंट्स, ये हमें समझ आ गया एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलता है और मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है। क्लियर, अब जब हमने ये समझ लिया है एवरेज प्रोडक्ट, हमें पता चल गया है एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू TP डिवाइडेड बाय L, इट मीन्स कि टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ लेबर, और TP इज इक्वल्स टू AP इंटू L हो गया। क्लियर, तो
तो हम ये देख सकते हैं टीपी हम मार्जिनल प्रोडक्ट की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट जैसे हमारा पहले 12 था, 14, 16, इन सबको ऐड करके हमारे फाइनल का टोटल प्रोडक्ट भी हम जान सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, इस स्टेट लॉ का समझिए। इसमें क्या होता है, हमने टोटल प्रोडक्ट के बारे में जाना ही है अभी। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम लेबर की यूनिट या जैसे जैसे हम किसी भी वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाते हैं, कांस्टेंट क्या रखते हैं, फिक्स फैक्टर। जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट पहले तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, पहले तो तेज़ी से बढ़ेगा, इट मीन्स इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, दोबारा फिर इंक्रीज होगा लेकिन फिर थोड़ा कम तेज़ी से बढ़ता है, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है, वो एक लेवल पे आकर के कांस्टेंट होकर के फिर वो बाद में फॉल हो जाता है। इट मीन्स कि टोटल प्रोडक्ट पहले बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा और फिर आपका कांस्टेंट होकर के देन फाइनली इट फॉल्स, वो फॉल्स हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट यही होता है। शॉर्ट पीरियड की बात करें, जब हमारा सिर्फ एक ही वेरिएबल फैक्टर होता है, उसको जब हम बढ़ाते हैं, अगर वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मान के, क्या अदर फैक्टर को कांस्टेंट मान के, तो टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। टोटल प्रोडक्ट पहले तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, देन फिर कांस्टेंट होकर के देन टीपी फाइनली फॉल्स, फिर वो टीपी धीरे धीरे क्या होता है, फॉल्स होना शुरू हो जाता है। अब इसमें एमपीपी से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एमपीपी पहले तो इंक्रीज होता है, क्लियर, फिर कांस्टेंट होता है, पहले इंक्रीज होता है, फिर फॉल होता है, फिर ज़ीरो होता है और फिर आपका वो नेगेटिव चला जाता है। इसको हम जानेंगे डायग्राम की मदद से। शेड्यूल देखते हैं बेटा पहले, कि पहले हमारा टोटल प्रोडक्ट 10 था, 12 हो गया, 36, 48, 55। इसमें पहले हम मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट पहले देखो 10 से 12 हो गया, 12 से 14। यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, ये चीज़ें जो हैं 10 से 12, 12 से 14, इट मीन्स टीपी का जो गैप है बढ़ता जा रहा है ना, पहले 12 इंक्रीज हुआ, फिर 14 इंक्रीज हुआ। टीपी यहाँ पर किस रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। किस रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये आ गई आपकी स्टेज 1। क्या आ गई आपकी स्टेज 1, व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजेज रेट। अब देखिए हम देखते हैं कि टीपी अभी आगे भी बढ़ रहा है, 48 से 55 जा रहा है ना, 48 से 55, 55 से 60 जा रहा है ना, अभी भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इनके बीच का डिफरेंस है, अगर हम बात देखें मार्जिनल प्रोडक्ट, इनके बीच का जो डिफरेंस है, पहले 12 से 7 हो गया, 7 से 5 हो गया, डिक्रीज हो रहा है ना। तो टीपी यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट से और डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है आपका यहाँ पर टीपी, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा फॉल हो रहा है ना, इट मीन्स टीपी इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो ये आ जाएगी आपकी स्टेज 2। क्लियर। अब हम देख रहे हैं कि टीपी कांस्टेंट हो गया ना, फिर जब हमने 6th वेरिएबल फैक्टर को लगाया, 6th यूनिट पे टीपी 60 था तो 7 पे भी 60 था, ये कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गई, 0। क्या हो गई आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट, 0। और उसके बाद हमने देखा कि टीपी फॉल हो गया, फिर 60 से 56 आ गया, 8th यूनिट पे वो 60 से 56 आ गया, तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो यही हमारा शो करता है कि टीपी पहले तो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ, 3rd यूनिट तक 1 2 3 टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीजेज हुआ, तब तक मार्जिनल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज हुआ। हम अभी टीपी की बात करते हैं कि यहाँ पर टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 4 5 6, यहाँ पर टीपी इंक्रीज हुआ है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हुआ है। कैसे रेट से इंक्रीज हुआ है, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हुआ है। फिर बात करें 6 और 7 की, यहाँ पर हमारा टीपी क्या है, कांस्टेंट है। 7th यूनिट पर हमारा टीपी कांस्टेंट हो गया। और अगर हम 8 यूनिट की बात करें तो हमारा टीपी जो है, टोटल प्रोडक्ट जो है, वो फाइनली फॉल हो गया है, फाइनली वो डिक्रीज हो गया है। तो ऐसा ही जैसे हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूनिट होता है, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, कि जैसे जैसे हम यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो हमारा सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होता जाता है। ऐसे ही इसमें है कि जैसे जैसे हम
किसी भी वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लेबर की यूनिट को जैसे जैसे बढ़ाया है एक फैक्टर को फिक्स रखा है, यहाँ पर सपोज हमने लेबर की क्वांटिटी को बढ़ाया है, तो टोटल प्रोडक्ट पहले तो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, फिर डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट होकर के फाइनली ये क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। क्लियर। इसी चीज़ को हम मार्जिनल प्रोडक्ट और एमपी से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर जब हम अपना किसी भी वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं, फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट रख के किसी एक वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट पहले तो इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर ज़ीरो हो करके फाइनली वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम इस डिफाइन को या दो तरीके से बना सकते हैं हम अपनी डिफाइन को। क्लियर। अब अगर कर्व देखें, स्टेजेस अगर हम देखते हैं, अगर हम अपनी स्टेजेस देखते हैं, यहाँ पर अगर हम मैं शो करूँ यहाँ पर स्टेजेस, जहाँ तक एमपी इंक्रीज हो रहा था वहाँ तक आपकी स्टेज 1 थी। कौन सी स्टेज थी, स्टेज 1। यहाँ तक आपकी स्टेज 2 है, यहाँ पर एमपी फॉल हो रहा है और 0 हो रहा है, और इधर आपकी क्या है, स्टेज 3। ये आपकी फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है। अगर हम बात करें टीपी ऐसे इंक्रीज हो रहा है ना, ऊपर को जा रहा है, इट मीन्स वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। टीपी इस तरीके से थोड़ा सा स्लैंट हो गया, टीपी इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, यहाँ पर कांस्टेंट है टीपी, देन टीपी फाइनली फॉल्स। अगर हम बात करें जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था तो एमपी इंक्रीज हो रहा था। क्लियर। फिर जब टीपी डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हुआ तो एमपी फॉल हुआ, फिर जब टीपी कांस्टेंट था तो एमपी क्या था, 0, और जब टीपी नहीं फॉल हुआ तो एमपी क्या चला गया, नेगेटिव। सो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर। आपको जब ये दिया जाएगा तो आपको कर्व के साथ, शेड्यूल के साथ कर्व भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। क्लियर। सो फेस 1 और स्टेज 1 कौन सा होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न। कौन सा होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न। इसमें क्या होता है कि टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। किस रेट से इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग रेट से, और एमपी भी इंक्रीज होता है। क्लियर। और ये फेस कहाँ से स्टार्ट होती है, ओरिजिन से वहाँ तक जहाँ पर एमपी मैक्सिमम होता है। ये स्टेज कहाँ से स्टार्ट है बेटा, ओरिजिन से। कहाँ तक हो रही है, ओरिजिन से यहाँ से जब एमपी आपका मैक्सिमम है, यहाँ तक आपकी स्टेज 1 होती है। क्लियर। अब अगर हम बात करें फेज 2 की, उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। इसमें क्या होता है, टीपी इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से। किस रेट से, टीपी इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, और एमपी क्या होता है, इसमें डिक्रीज होता है या फॉल होता है। अगर हम बात करें इसकी, आपकी इस वाली ये कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से फर्स्ट स्टेज खत्म हुई थी, कहाँ तक होगा, जहाँ तक एमपी ये 0 है, वहाँ तक ये आपका क्या चलेगा, ये आपका स्टेज 2 चलेगा। क्लियर। अब अगर हम बात करें थर्ड स्टेज की, थर्ड स्टेज का नाम होता है नेगेटिव रिटर्न। नेगेटिव रिटर्न, इसमें क्या होता है, टीपी डिमिनिशेस और डिक्रीजेस और फॉल्स। टीपी कम हो जाता है, डिक्रीज होता है, फॉल हो जाता है, गिर जाता है, तो एमपीपी यहाँ पर क्या हो जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है, इसलिए इसको नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं। क्लियर। तो ये 3 स्टेजेस थी जो हमें क्लियर हो गई हैं। फर्स्ट स्टेज इज what increasing rate of return or increasing returns to a factor. Second stage is diminishing return to a factor, and third stage is negative return to a factor. Increasing return to a factor में TP increase होगा increasing rate से, diminishing return to a factor में TP increase होगा diminishing rate से, और negative return में TP finally falls हो जाएगा। Increasing returns to a factor में MP increase होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर में एमपी डिक्रीज होगा, और नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर में एमपी नेगेटिव हो जाएगा। ओके, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट्स. ओके, हैव अ गुड टाइम. Rest we will discuss in next lecture. Okay.